चैप्टर 4 एग्रीकल्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस हमारी कंट्री में क्या है और एग्रीकल्चर क्या चीज़ है। अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर कब से स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो ये वैदिक एरा में स्टार्ट हुआ था। अब तब से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है और आज की डेट में नियर अबाउट 2/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर क्या चीज है? दैट इज द प्राइमरी सेक्टर। अब 2/3 पॉपुलेशन को जब ये सपोर्ट कर रहा है तो एग्रीकल्चर हमें दे क्या रहा है, ये चीज देखने वाली है। एग्रीकल्चर से हमारे दो काम पूरे होते हैं। देखो, एक तो ये क्या करता है, फूड फॉर द नेशन, पूरे कंट्री को फूड सप्लाई करता है ना, यहीं से फूड आ रहा है खाने पीने के लिए, ठीक है। सेकेंडली, इट प्रोवाइड्स और इट सप्लाइज रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज क्या है, जो है हमारा सेकेंडरी सेक्शन है। रॉ मटेरियल कैसे सप्लाई करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखो, टी, कॉफी, स्पाइसेस, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स एज अ रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं। एग्रीकल्चर का ये रॉ मटेरियल है जो कि इन इंडस्ट्रीज को सप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब अगर एग्रीकल्चर से हमें ये दो काम हमारे मोटे मोटे सॉल्व हो रहे हैं, तो और क्या दे रहा है इसके अलावा? एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। क्या करता है ये? इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो, एग्रीकल्चर हमारे लिए कोई नया चीज नहीं है, बिकॉज अगर हम वैदिक एरा से कंसिडर कर रहे हैं तो काफी एजेस पहले इट हैज बीन कैरिड आउट, है ना। तो इतने समय पहले से अब कोई चीज चल रही है, कोई काम होते आ रहा है, डेफिनेटली उसमें काफी चेंजेस आए होंगे। अब अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में किस चीज में चेंज आए हैं? इसकी आए हैं प्रोसीजर्स जो हम फॉलो करते हैं उनमें चेंजेस हम लेकर आए हैं। देन सेकेंड है हमारी टेक्निक्स, जिन टेक्निक्स को हम फॉलो करते थे उनमें काफी हमने चेंज ले आए हैं। और थर्ड है हमारी प्रैक्टिसेस, जो हम प्रैक्टिसेस पहले फॉलो करते हैं उनमें भी काफी चेंज आ गया। तभी वो वैदिक एरा का जो प्रोसीजर था, टेक्निक थी या प्रैक्टिस थी, वो आज कहीं पर भी नहीं है। आज हम अपने एग्रीकल्चर को कहते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फर्स्ट। द फर्स्ट वन इज द प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग क्या होती थी? प्रिमिटिव फार्मिंग होती थी, इसमें क्या है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे खेती किया जाता था। इसमें बहुत बड़े लैंड की जरूरत नहीं थी। अगर उनको थोड़ा सा भी कोई लैंड मिलता था छोटा, तो वहां पर खेती स्टार्ट कर देते थे। तो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, फार्मिंग इज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। देन प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? बिल्कुल बेसिक औजार यूज किए जाते थे। कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते थे? हो, डो, डिगिंग स्टिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिमिटिव टूल्स कौन से हैं? टू प्लो द फार्म। और क्या होता था? यहाँ पर जो लेबर यूज की जाती थी, या तो वो घर के ही सदस्य मिलकर जो है फैमिली मेंबर्स ही उस लैंड में खेती किया करते थे, या फिर कम्युनिटी, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के विलेज के लोग आपस में एक दूसरे की खेती में हेल्प कर दिया करते थे। यहाँ पर क्या होता था, या तो फैमिली लेबर, लेबर किस टाइप के? दो टाइप के यूज है ना, लेबर या फिर कम्युनिटी लेबर, इसमें यूज होती थी। और उस समय क्या होता था कि फर्टिलाइजर्स नहीं होते थे, सो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पर ही डिपेंड करना पड़ता था। और
इसके लिए जो पानी की जरूरत होती थी, उस समय तो ट्यूबवेल्स वगैरह कुछ भी नहीं होते थे, तो क्या होता था, डायरेक्टली टोटली डिपेंड अपॉन मॉनसून। जो प्रिमिटिव फार्मिंग है टोटली डिपेंड करती थी किसके ऊपर, मॉनसून पे। प्रिमिटिव मतलब पुरानी, फार्मिंग माने खेती। जो बिल्कुल बिगनिंग में जो खेती होती थी वो किस तरीके की होती थी, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे होती थी। प्रिमिटिव टूल्स को आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी टूल्स यूज होते थे टू प्लो द फार्म, देन किस टाइप की लेबर यूज होती थी, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करते थे। नो फर्टिलाइजर इज यूज, क्योंकि उस जमाने में फर्टिलाइजर्स का नॉलेज भी नहीं थी और ना होते थे, ठीक है, ये नहीं होता था। देन टोटली डिपेंड ऑन मॉनसून, क्या कहते हैं, प्रिमिटिव फार्मिंग। स्लैश एंड बर्न, इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या किया जाता था, जो लोग हैं वो क्या करते थे, स्मॉल पैच ऑफ लैंड को पहले क्लियर करते थे। क्लियर इन द सेंस, फॉरेस्ट एरिया में जितने भी पेड़ लगे होते थे ना, एक पैच ऑफ लैंड पे खेती करने के लिए वो क्या करते थे, उन सबको कट कर देते थे, इन पेड़ों को, ठीक है, कट करके क्लियर कर लिया, उस पर क्रॉप प्रोडक्शन कर लिया, और फिर जितने जैसे साल 2 साल वो अच्छी क्रॉप उसमें जो है उनकी क्रॉप यील्ड होती रही, अच्छा उसकी खेती का रिजल्ट रहा, तो ठीक है, वहां पे करते रहे। जब उन्होंने देखा कि उसकी सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि उस समय तो फर्टिलाइजर्स होते नहीं थे, तो वो क्या करते थे कि इस जगह पर आग लगा दिया करते थे, और उसको, उस लैंड पैच को ऐसे ही छोड़ के आगे दूसरे वाले लैंड को फिर क्लियर करना, उन्होंने कट करना, ठीक है, और फिर वहां पर उसको खेती के लिए तैयार करना और उसमें खेती करनी, और फिर से जब सॉइल की फर्टिलिटी लगभग खत्म हो जाती थी तो उस लैंड को छोड़ जाते थे। तो ऐसे करके वो शिफ्ट करते थे। तो ये लैंड जो छोड़ते थे, ये क्या करते थे, काफी जगह जैसे 8-10 साल के बाद वापस घूम के यहीं आ जाते थे कि इस लैंड ने, सॉइल है वो नेचुरल तरीके से अपनी फर्टिलिटी रिगेन कर चुकी है और हम फिर से वहां खेती कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे थे, तो इन दिस पे ये शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया। स्लैश एंड बर्न का मतलब, स्लैश का मतलब काटना, बर्न का मतलब आग लगाना, तो ये भी इस कल्टीवेशन का ही नाम है। और इसको झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह दीज पीपल्स आर मूविंग, सो दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड झूमिंग कल्टीवेशन। झूमिंग कल्टीवेशन। अब जो ये झूमिंग कल्टीवेशन है, इसको डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रिमिटिव फार्मिंग जो है वो इंडिया में ही होती थी। हालांकि प्रिमिटिव फार्मिंग जो थी, ये स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ये इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में की जाती है, ठीक है, और वहीं पर इसको झूमिंग कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। अब पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में इसके अलग अलग नाम है। अब जैसे मिल्पा है मैक्सिको, देन मसूल इन सेंट्रल एशिया, कॉनुका इन वेनेजुएला, एंड रोको इन ब्राजील। It's Roca. Then Ray in Vietnam. Then Ladang in Indonesia. ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि किस कंट्री में स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है। इट इज द नेम एंड इट इज द नेम ऑफ द कंट्री। अब ये तो हो गई डिफरेंट कंट्रीज में जहां पर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन की जाती है और उस पर्टिकुलर कंट्री में उसको क्या नाम से बोला जाता है। बट इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स हैं और हर जगह पर कोई यूनिफाइड नाम नहीं है कि यही जो स्लैश एंड बर्न है या शिफ्टिंग या झूमिंग कल्टीवेशन, ये पूरी इंडिया में ही कहा जाता है। इंडिया में भी स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के डिफरेंट नाम है डिफरेंट स्टेट्स में। तो देखते हैं। अब जैसे इंडिया में है, कोडू कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में कोमाडाबी,
ब्रिंगा कोमान, ये है उड़ीसा के। कोमारी कहा जाता है इन वेस्टर्न घाट्स, देन खिल इन हिमालयन बेल्ट, वलरे या वल्त्रे कहा जाता है इन राजस्थान और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, यू ऑल नो, इसको झूमिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, झूमिंग। देन पामलाव कहा जाता है मणिपुर में। एवरीथिंग इज रिटन इन अ बुक, यू कैन हैव अ लुक टू दैट ऑल्सो। देन दीपा कहा जाता है बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। और अंडमान निकोबार में भी इसको दीपा ही कहा जाता है। ये तो हो गई हमारी प्रिमिटिव फार्मिंग। अब सेकेंड टाइप है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखो इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे तो उसका मतलब ये आता है कॉन्सेंट्रेटेड। दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेट टू अ पर्टिकुलर थिंग और अ सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड इन डेप्थ उसमें घुसा हुआ, ठीक है ना, एकदम गहराई तक। और सब्सिस्टेंस का मतलब होता है सिर्फ अपने गुजारे लायक। फार्मिंग का मतलब खेती, मतलब ऐसी कोई खेती का तरीका जो किसान है, जो खेती कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने गुजारे लायक कर रहे हैं और काफी गहराई तक, मतलब काफी कॉन्सेंट्रेट करके, ठीक है, इस तरीके की खेती। तो सेकंड है हमारी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब पहले आप इस चीज को समझो कि कैसे लैंड पे इतना कंसंट्रेशन करने की क्या जरूरत होगी इन डेप्थ, जबकि खेती तो सिर्फ अपने गुजारे लायक वाली हो रही है। कैसा है, सपोज करो मेरे ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर थे उनके पास 1000 हेक्टेयर जमीन थी, ठीक है, इतना मान लिया। ये 1000 हेक्टेयर मेरे दादाजी के पास थी। अब उनके आगे 2 बेटे हुए, ठीक है। अब 2 बेटों को उन्होंने वही 1000 हेक्टेयर का जो जमीन का टुकड़ा है वो डिवाइड किया, तो यानी कि उनके 2 बेटों को कितना कितना आया, 500 हेक्टेयर एक को आ गया और 500 हेक्टेयर एक को जमीन का टुकड़ा आ गया। अब इनके भी 2 बेटे थे, एक बेटे के भी फर्दर 2 बेटे हो गए और इसके भी 2 बेटे हो गए, तो फर्दर इन्होंने अपने बच्चों को कितनी कितनी जमीन दी, खेती हो रही है और इसको भी 250 हेक्टेयर आया। ऐसे ही यहाँ पे इसको भी 250 हेक्टेयर आया, 250 हेक्टेयर इसका है। बट काम क्या हो रहा है, काम इज द सेम, वन इन द सेम थिंग, दैट इज द फार्मिंग इज गोइंग ऑन द लैंड। और वो लैंड में क्या है, पहले जितनी यहाँ फसल उगाई जाती थी उतनी यहाँ उगाई जा रही है, उतनी यहाँ उगाई जा रही है, फिर इसके भी 2 टुकड़े हो गए, यानी कि इतनी उपज, इतनी जितनी यहाँ से प्रोडक्शन आती थी उतनी प्रोडक्शन इस 250 हेक्टेयर में से प्रोड्यूस हो रही है, इसमें से हो रही है, इसमें से हो रही है, इसमें से हो रही है, यानी कि और ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड पीस ओनली। लेकिन लैंड पीस का साइज घटता चला जा रहा है, घटता चल रहा है, उससे बॉर्डर ज्यादा बनते हैं, उसमें डिवीजन चलती जा रही है। लेकिन डिवीजन के बाद फिर उस लैंड पीस में से वही उतनी ही प्रोडक्शन हो रही है। अब ये लैंड पीस कैसे दर्शाया गया, ये 1000 हेक्टेयर ऐसे बन गया ना, पहले 2 और फिर उसके आगे 2, लैंड उतना ही है, यहां से भी उतनी चाहिए, यहां से भी उतनी चाहिए, यहां से भी उतनी चाहिए, यहां से भी उतनी चाहिए। तो जो ये 4 लोग हैं अब उन पे प्रेशर बढ़ गया है, लैंड पीस छोटा होता चला जा रहा है और उसमें उनमें खेती करना। अब वहां पे यहाँ पर कोई मैकेनाइज फार्मिंग तो हो नहीं सकती, या तो फैमिली मेंबर करेंगे या कम्युनिटी मेंबर्स ही कर सकते हैं। छोटी जमीन पे ज्यादा फर्टिलाइजर्स, ज्यादा जो है खाद डालकर कंसंट्रेट करके ज्यादा उपज की चाहत है, तो वहां पे क्या किया जाएगा, सीड्स भी HYV सीड्स यूज करने शुरू कर देंगे, ठीक है। फर्टिलाइजर ज्यादा से ज्यादा यूज किए जाएंगे। फिर लेबर, इंटेंसिव लेबर होगी, क्या सी होगी,
मैनुअल लेबर ज्यादा यूज होगी इंस्टेड ऑफ मशीन्स। ठीक है, तो इस तरीके की फार्मिंग को हम कहते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, हाई प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड, हमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा चाहिए पर छोटे से लैंड मास से ना, तो हाई प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड by high doses of biochemical inputs and irrigation. It is practiced in the area of high population pressure on the land. अब हमने क्या देखा, दो बेटों के आगे फर्दर 2 बेटे, तो पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है लैंड पीस पे। Then next is right of inheritance lead to the land division among successive generations. अब मैंने क्या बताया था आपको कि पिताजी की जो जमीन है उसी का फर्दर बंटवारा हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। लैंड ओनर होता है या जो फार्मिंग कर रहे हैं किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग को भी अपनाते हैं। जैसे कि बार बार एक ही साल में 2 से 3 टाइप की डिफरेंट क्रॉप्स को उगा लेते हैं, ताकि उसकी फर्टिलिटी को है जल्दी जल्दी स्पॉइल ना हो और प्रोडक्शन भी चलता रहे और सॉइल की फर्टिलिटी भी बरकरार रहे। रोटेशन देते चले जाते हैं मल्टीपल क्रॉप प्रोडक्शन के थ्रू। और इस टाइप का मेथड जो है अनइकोनॉमिकल होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम आउटपुट की जरूरत लग रही है बट जो इनपुट है वो मिनिमम है। सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज इंटेंसिव subsistence farming. Then the third one is commercial farming. अब commercial word से आप क्या समझते हो? Commercial का मतलब क्या हो गया कि ऐसी खेती बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हमें उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। अब इसमें क्या है, अगर मैं एक किसान हूँ तो मैं अगर कॉटन की खेती करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं कॉटन इसलिए उगा रही हूँ कि जब वो कॉटन बन जाएगी, रुई निकलेगी तो मैं सूती कपड़े पहनूंगी, ऐसा नहीं है। तो चाय के बागान लगाते हैं, ऐसा नहीं कि जब वो चाय के बागान में से चाय की पत्तियां टूटेंगी तब मेरे घर चाय बनेगी। ये ऐसी जो चीजें होती हैं ये कमर्शियल फार्मिंग का हिस्सा है और वही किसान उगाते हैं जिनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खेती करनी होती है। चाहते हैं कि ह्यूज प्रॉफिट हो थ्रू क्रॉप प्रोडक्शन, ह्यूज प्रॉफिट थ्रू क्रॉप प्रोडक्शन। कमर्शियल फार्मिंग के लिए छोटा लैंड एरिया की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, छोटे से लैंड में तो उगाएंगे नहीं, 10 चाय के पेड़ लगा लिए ऐसा तो नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ह्यूज लैंड इज यूज्ड। ठीक है, बहुत बड़े बड़े कई हेक्टेयर के जो लैंड्स होते हैं जमीन के टुकड़े, उनमें ये कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। इसमें क्या होता है, बेसिकली किसान को कोई मतलब नहीं होता कि वो कितने क्या खेती कर रहा है या क्या है, उसको तो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि इतने पौधे लगाने हैं, ऐसे लाइन में लगा दो और इसको ऐसे सींचना है और ये फर्टिलाइजर इस टाइम पे डालना है, इस टाइम पे इसकी कटाई करनी है, इस तरीके से फिर फर्दर आगे इसको ट्रांसपोर्ट करके भेजना है। ये सारा काम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर्स करती हैं। जैसे खेती का काम किसी और का है, सिंचाई का काम किसी का और का है, फिर कटिंग का काम किसी और का है। जैसे चाय के बागान में चाय की पत्तियां डिफरेंट जो लेडीज हैं वो प्लग करती हैं, तो बाहर से जो है लेबर आती है, इसमें मैक्सिमम लेबर यूज होती है, मैनुअल लेबर यूज होती है और डिफरेंट टाइप की स्किल्स वाली लेबर यूज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहले लैंड की चेकिंग की जाती है कि क्या वो इस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सूटेबल है या नहीं, वहां की कंडीशन सूटेबल है कि नहीं, पूरा साइंटिफिक मेथड से चेक होता है और आफ्टर दैट कमर्शियल फार्मिंग मूव्स ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड। अभी जो ह्यूज लैंड पीस है, ह्यूज की जगह आप लोग लार्ज लैंड पीस भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स आप क्या याद कर सकते हैं। देन यूज ऑफ HYV सीड्स, ये Y है, HYV सीड्स हाई यील्डिंग
वैरायटी सीड्स। देन यहाँ पर केमिकल्स का यूज होता है। देन यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का भी यूज होता है। यहाँ पर पेस्टिसाइड्स का भी यूज होता है एंड इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड फॉर हाई प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन तो चाहिए बट बहुत ज्यादा चाहिए, इस वजह से इन सब का यूज करते हैं। मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट्स आर या मैकेनाइज्ड इनपुट्स आर यूज्ड। अब इनपुट्स मैकेनाइज्ड कौन सी वाली है? मशीनरीज को बोलते हैं, मॉडर्न मशीनरीज, मॉडर्न टेक्निक्स, इन सबको मॉडर्न इनपुट्स कहा जाता है। दीज आर यूज्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं इसका राइस। आपकी बुक में राइस का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे राइस है अपने पंजाब और हरियाणा में, क्या है ये राइस जो है ये कमर्शियल क्रॉप काउंट होती है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम करते हैं पंजाब और हरियाणा में, इस वजह से राइस को जो है हम कमर्शियल फार्मिंग में काउंट करते हैं, ठीक है। जबकि यही राइस जो है अगर हम उड़ीसा में बात करेंगे तो उड़ीसा रीजन में यही राइस जो है ये सबसिस्टेंस फार्मिंग में आता है। सबसिस्टेंस का मतलब याद कर लीजिए, सबसिस्टेंस का मतलब क्या है? सिर्फ अपने लायक कारगुजारी जिसमें हो जाए, सिर्फ अपने लायक कमा सकते हैं, अपने लायक उगा सकते हैं। तो उड़ीसा में यहाँ पर चावल जो है ज्यादा खाया जाता है, पंजाब हरियाणा में ज्यादा खाया नहीं जाता, वो ज्यादा बेचा जाता है, इस वजह से कमर्शियल लेवल पे होता है, यहाँ पर ये सबसिस्टेंस लेवल पे। फोर्थ वन इज प्लांटेशन क्रॉपिंग। अब प्लांटेशन क्रॉपिंग क्या चीज होती है? सबसे इसकी खास बात ये है कि दैट इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। सेकेंड पॉइंट, सिंगल क्रॉप is grown on huge land area. Previously, this plantation cropping was started by British era, but nowadays almost all the tea plantations are acquired by or owned by we Indians. ये पॉइंट हालांकि इसमें नहीं लिखना है प्लांटेशन क्रॉपिंग में, बट जस्ट टू रिमाइंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन दिस प्लांटेशन क्रॉपिंग इज कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब इसमें मनी का इनपुट बहुत ज्यादा है, लागत बहुत ज्यादा आती है, इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा की जाती है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या है? इनपुट ऑफ लॉट्स ऑफ मनी। यहाँ पर जितने भी लेबरर्स काम करते हैं उनमें से मैक्सिमम क्या है? माइग्रेंट लेबरर्स रहते हैं। अब माइग्रेंट लेबरर्स का मतलब क्या है कि जो लोकल लेबर है वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया की वो कम पड़ जाती है, तो बाहर से लेबर हायर करनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं माइग्रेंट लेबर। टी प्लांटेशन कहाँ पर? आसाम एंड नॉर्थ वेस्ट बंगाल, एंड कॉफी प्लांटेशन इन कर्नाटका। So for this plantation cropping, huge transportation facility is required. That means good transportation is required. तो उसमें क्या है? इसके लिए हम एक वर्ड लिख सकते हैं, it is market oriented. Market oriented का मतलब क्या है? Good transportation. जहाँ अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा वहीं पर जो है हमारी प्लांटेशन क्रॉपिंग हो सकती है। अब प्लांटेशन क्रॉपिंग के लिए एक बार क्विक देखते हैं रिकैप, क्या क्या जरूरत है। प्लांटेशन क्रॉपिंग एक्ट्स एज द इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री। देन सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है, कैपिटल इंटेंसिव है ये फार्मिंग, इसमें माइग्रेंट लेबरर्स की जरूरत होती है, दैट मीन मैनुअल लेबर बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसमें। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और मार्केट ओरिएंटेड यानी कि जहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी है वहां पर वही नियर बाई एरिया में हम प्लांटेशन क्रॉपिंग करते हैं। अब देखो, मान लो गन्ना हम उगाए हरियाणा में या यूपी साइड में, और हम उसको लेके जाएं, इंडस्ट्री लगी हो कर्नाटका में या कन्याकुमारी में, तो क्या गन्ने में जो रस है वो कन्याकुमारी पहुंचते पहुंचते सूख नहीं जाएगा? आधे से ज्यादा तो सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो क्या है, हमें वहीं की वहीं पास में ही कहीं इंडस्ट्री की जरूरत होती है, पास में ही एग्रीकल्चरल प्लांट्स की जरूरत होती है एरिया की।
अब जैसे टी है, टी के लिए जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो टी जहाँ पे टी प्लांटेशन होती है उसके बिल्कुल पास में ही वो इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, क्योंकि जो पत्ते हैं, एक तो बहुत नाजुक पत्ते वहां से तोड़े जाते हैं, उनको छाया में सुखाया जाता है, उनकी जो प्रोसेसिंग है उसमें वो फ्लेवर बना रहे, उसके लिए ज्यादा दूरी की जरूरत नहीं है, उसमें तो वो पत्ते सड़ जाएंगे। छाया में सुखाने के बाद में उसको फटाफट जो है इंडस्ट्री में दिया जाता है ताकि उसकी पैकेजिंग हो सके। तो इस तरीके से जो है इट इज मार्केट ओरिएंटेड। अब इस इंटरफेस के लिए लिख लीजिए, इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री का मतलब है जितना भी प्रोड्यूस आ रहा है, यानी कि जितनी भी हमने यहाँ फसल उगाई है वो सारा का सारा रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ऑल द प्रोड्यूस, इंटरफेस क्या करता है, इंटरफेस का मतलब क्या है, ऑल द प्रोड्यूस is used as a raw material in industries. So this is all about the types of farming and also all about today's class. Prepare your notes well till next class.